Hello everyone, my name is Vivek Sharma. Today we will be discussing about four major articles. पहले आर्टिकल में हम अरावली के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि एक ओल्ड फोल्ड माउंटेन है एंड रिसेंटली इसको लेके बहुत सारी कंट्रोवर्सी चल रही है. देन हम सस्टेनेबल स्पेस प्रोग्राम के बारे में बात करेंगे. थर्ड आर्टिकल में हम मवेन मिशन के बारे में डिस्कस करेंगे एंड लास्ट में हम बात करेंगे इंडिया न्यूजीलैंड रिलेशंस की. आइए एक एक करके इन आर्टिकल्स को समझते हैं. देखिए, अरावली की अगर बात करें तो अक्सर इन्हें आप ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स के नाम से जानते हैं. अब फोल्ड माउंटेन्स क्या होती है? जब टेक्टोनिक एक्टिविटीज की वजह से दो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट एक दूसरे से टकराते हैं तो इससे फोल्ड माउंटेन जनरेट होती है. अब ओल्ड का मतलब क्या है? ये बहुत साल पहले बनी थी एंड बिकॉज ऑफ इरोजन आज की डेट में इनकी जो हाइट है, जो एक समय पे हिमालय जितनी होती थी अब उतनी नहीं रही है. अब बात यहां पे ये आती है कि रिसेंटली एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट एंड गवर्नमेंट के एक रूलिंग के कारण यहां पे बहुत सारी कंट्रोवर्सी चल रही है. अभी रिसेंटली जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट है, इन्होंने कहा कि अरावली की जो हाइट है उसको हम बेस लेके चल रहे हैं 100 मीटर की लोकल रिलीफ से. जो आपकी 100 मीटर हाइट ऊपर तक माउंटेन होगी, अब सिर्फ उन्हें ही अरावली का पार्ट माना जाएगा. यूजुअली अगर आप किसी भी एरिया की हाइट को नापते हैं, आप सी लेवल को लेके चलते हैं, बट यहां पे ये जो डेफिनेशन के अंदर लोकल रिलीफ को बेंचमार्क माना गया, इसको लेके बहुत सारी कंट्रोवर्सी चल रही है. अब बात क्या है कि यहां पे आपको बेसलाइन ही शिफ्ट कर दी तो इसकी वजह से बहुत सारी जो आपका एरिया है वो अब प्रोटेक्ट नहीं किया जाएगा अरावली के अंडर. क्योंकि जैसे एक एग्जांपल देता हूं, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के सर्वे के अकॉर्डिंगली आपके सवाई माधोपुर, नगौर और चित्तौड़, ये कुछ एरिया ऐसे थे, कुछ डिस्ट्रिक्ट ऐसे थे जो अरावली की डेफिनेशन में आते थे. इवन दिल्ली भी आपका कुछ पार्ट अरावली की डेफिनेशन में आता था, जहां पे कोई भी कंस्ट्रक्शन या ह्यूमन एक्टिविटीज के ऊपर रोक थी. अब क्योंकि यहां पे इसे डी क्लासिफाई कर दिया गया है तो इसकी वजह से अब आपका दिल्ली एनसीआर में एक रियल एस्टेट डेवलपमेंट को पुश मिलेगा एंड कहीं ना कहीं इससे इस पूरे इकोसिस्टम के ऊपर नेगेटिव असर पड़ेगा. क्योंकि इस एरिया में टेक्निकली अगर हम बात करें तो हमें बहुत सारे वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर्स देखने को मिलते हैं एंड कहीं ना कहीं इसको पूरे एरिया को, अरावली को आप दिल्ली के लंग्स भी कह सकते हैं, बिकॉज यहां से ही दिल्ली की एयर क्वालिटी को थोड़ा मॉनिटर करने के लिए आपको फॉरेस्ट कवर मिलता है. अदरवाइज दिल्ली एनसीआर, पंजाब, हरियाणा, आप इन एरियाज में जाएंगे तो आपका फॉरेस्ट कवर बहुत ही मिनिमल है. तो कहीं ना कहीं दिल्ली के अंदर आने वाले समय में एयर क्वालिटी को लेके और ज्यादा प्रॉब्लम इंक्रीज होगी. अब यहां रेशनल ये दिया गया कि भैया हर एक माउंट आपका हिल नहीं होता. अब इस रेशनल के अकॉर्डिंगली इन्होंने कहा कि भाई हम कुछ 0.19% अरावली को यहां पे माइनिंग के लिए एक्सेसिबल बनाएंगे. एंड जब सुप्रीम कोर्ट ने इसके रिगार्डिंग रूलिंग दी थी तो उन्होंने भी ये कहा था कि भाई हम सस्टेनेबल माइनिंग को यहां पे प्रमोट करना चाहते हैं, बिकॉज इलीगल माइनिंग इस एरिया में बहुत सी होती है. अब देखिए, मैंने एक चीज तो आपको बता दी कि दिल्ली के अंदर एयर क्वालिटी के ऊपर असर पड़ेगा, बट साथ के साथ बायोडाइवर्सिटी के ऊपर भी इसका नेगेटिव असर पड़ेगा, बिकॉज बहुत सारे आपके टाइगर रिजर्व्स इस एरिया में आते हैं जो कि कहीं ना कहीं ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से इंपेक्टेड होंगे. अब इन एरियाज में आपको ह्यूमन सेटलमेंट्स और अर्बनाइजेशन देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से फॉरेस्ट कवर और ज्यादा आपका डिक्लाइन करेगा. तो कहा जाता है कि भाई ये चीज कहीं ना कहीं हमारे लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है. तो यहां पे वापस से साइंटिफिक डेफिनेशन जो है वो ये कहते हैं कि भैया आप सी लेवल से इसे मेजर करो तो आप उसी को बेसलाइन लेके चलो. दूसरी चीज, आप एक कल्मिनेटिव इंपैक्ट असेसमेंट करो कि भाई इससे सोशो इकोनॉमिक एंड बाकी आप कह सकते हो बायोडाइवर्सिटी के ऊपर या बाकी चीजों के ऊपर क्या असर पड़ेगा, एंड उसके अकॉर्डिंगली आप डिसाइड कीजिए कि क्या आपको यहां पे करना चाहिए. तो ये था आपका पहला आर्टिकल. अब बात करते हैं आज के सेकेंड आर्टिकल की. अब सेकेंड आर्टिकल में एक टर्म आती है क्लेसर सिंड्रोम. अब ये क्या होता है? देखिए, एक साइंटिस्ट ने आज से कई साल पहले एक वार्निंग दी थी. वार्निंग ये दी थी कि जब स्पेस में बहुत ज्यादा डिब्रीज आपकी इकट्ठी हो जाएंगी तो उन डिब्रीज की वजह से किसी ना किसी देश की सैटेलाइट के ऊपर इंपैक्ट हो सकता है. जैसे मान लीजिए यूएस की कोई सैटेलाइट है, वो डैमेज होगी बिकॉज ऑफ स्पेस डिब्री. अब इसका इल्जाम लेट्स से चाइना और रशिया के ऊपर बढ़ जाता है कि भाई इन्होंने जानबूझ के इनकी जो सैटेलाइट है उसे डिफंक्ट कर दिया है.
तो इससे कहीं ना कहीं वॉर लाइक सिचुएशन प्रोड्यूस हो सकती है। तो ऐसे एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने कहा था कि भाई स्पेस को आप बहुत सस्टेनेबली यूज करो तो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। अब कहा जाता है कि भाई इसरो यहां पे एक इनिशिएटिव लेके आ रहा है, दैट इज डिब्री फ्री स्पेस मिशन, एंड हम यहां पे नेट जीरो डिब्रीज को अचीव करने के ऊपर फोकस कर रहे हैं बाय 2030। तो इंडिया ने अपनी कमिटमेंट इसमें शो की है इस इनिशिएटिव में। अब देखिए इस पूरे इनिशिएटिव का मकसद क्या है और क्या ये आपको प्रॉब्लम देखने को मिलती है, उस चीज को समझिए। यूजुअली आपकी कोई भी कम्युनिकेशन सैटेलाइट 15 से 20 साल ऑपरेट करती है, बट इसमें एक प्रॉब्लम आती है। जैसे मान लो कोई आपके ये आपकी सैटेलाइट है, इस सैटेलाइट के सामने कोई डिब्री आ गई, लेट्स से ये एक डिब्री का टुकड़ा है, तो यहां पे इसको हमें या तो ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ मैनोवर करवाना पड़ेगा ताकि क्लाइड को यानी कोलिजन को हम अवॉइड कर सके। तो ऊपर और नीचे मूव करने में आपका फ्यूल यूज होगा। अब फ्यूल यूज होगा तो इससे कहीं ना कहीं उसकी जो सैटेलाइट की लाइफ है वो कम हो जाती है। पहली प्रॉब्लम तो ये। दूसरी प्रॉब्लम, अगर ये इससे कोलाइड कर गया तो सैटेलाइट ही पूरी खराब हो जाएगी आपकी, एंड इससे और ज्यादा डिब्रीज क्रिएट होगी। तीसरी प्रॉब्लम यह है कि आपके ग्राउंड बेस्ड जो स्टेशन है उससे आप 10 सेंटीमीटर से छोटे टुकड़े को कभी भी ऑब्जर्व ही नहीं कर पाते हो, तो उस वजह से आप कैसे उसको मैनेज करोगे वो भी एक प्रॉब्लम आती है। एंड मोर ओवर आउटर स्पेस जो ट्रीटी है 1967 की, उसमें कोई बाइंडिंग मैकेनिज्म नहीं है जिससे डिब्रीज को रिमूव किया जा सके या पोल्यूटर टू पे अकाउंटेबिलिटी को आप यहां पे इंश्योर कर सको। तो कहा जाता है कि भैया ये क्रिटिकल जो आपके इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे आपकी कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, जीपीएस नेटवर्क है, वेदर फोरकास्टिंग सैटेलाइट है, या आपकी लेट्स से ग्राउंड सेंसिंग सैटेलाइट्स है, भाई उन सब के ऊपर इंपैक्ट आएगा। मोर ओवर जैसे गगनयान मिशन आप लॉन्च कर रहे हो, अब उसके लॉन्च के टाइम पे कोई स्पेस डिब्री की वजह से एक्सीडेंट हो जाए तो ह्यूमन सेफ्टी की भी एक प्रॉब्लम है। एंड आप सस्टेनेबल आप ये कह सकते हो कि स्पेस प्रोग्राम को यहां पे इंश्योर नहीं कर सकते, एंड ये कहीं ना कहीं एक कॉमन हेरिटेज है मैनकाइंड की, तो इसके ऊपर भी असर पड़ेगा। अब एक एग्जांपल यहां पे दिया जाता है कि लेट्स से अगर आप इस पूरे प्रोग्राम को देखें, यहां पर इसमें फोकस क्या किया गया है कि 13 आपकी स्पेस एजेंसीज हैं इंटरनेशनली जो इस चीज को लेकर कोऑर्डिनेट कर रही है, जिसको आप IADC गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली देखते हैं। यहां पे इन्होंने कहा कि हम अपनी जो डिब्रीज है इनको मिनिमाइज करने की कोशिश करेंगे। अब एक प्रॉब्लम इसमें क्या आती है, अब जैसे आपने स्टारलिंक जैसे प्रोग्राम्स के बारे में देखा होगा जिसमें लोअर अर्थ ऑर्बिट में लगभग 5000 के करीब आपकी सैटेलाइट्स को लॉन्च किया जा रहा है, एंड ऐसे ही कई आपके और इनिशिएटिव आ रहे हैं जहां पर लोअर अर्थ ऑर्बिट में कम्युनिकेशन सैटेलाइट को डाला जा रहा है जिसमें बहुत सारी आपकी सैटेलाइट का यूज होगा। तो ये एक प्रॉब्लम है कि इससे डिब्रीज और ज्यादा इंक्रीज करेंगी। तो आप टर्मिनल जब आपकी जैसे सैटेलाइट की ऑपरेशनल लाइफ खत्म हो जाती है तो उसको कैसे टर्मिनेट करना है, उसके लिए आपको कुछ ना कुछ स्टेप लेने होंगे, और इंडिया ने भी ऐसे कुछ स्टेप लिए हैं। जैसे नेत्रा है वो कंटिन्यूसली हमारे जितने भी स्पेस एसेट्स हैं उसके लिए अर्ली वार्निंग सिस्टम का काम करता है, एंड अभी जो ये हमने प्रोग्राम स्टार्ट किया डिब्रीज फ्री स्पेस मिशन, हम इसके ऊपर भी वर्क कर रहे हैं। आइए अब बात करते हैं कि इसका क्या वे फॉरवर्ड हो सकता है। तो सबसे पहले आप जितनी भी डिब्रीज है इन्हें या तो ऑर्बिट से बाहर कीजिए, इसमें रोबोटिक आर्म्स नेट या लेजर डी ऑर्बिटिंग का आप यूज कर सकते हो। आप कोशिश कीजिए कि ऐसे कुछ डिजाइन क्रिएट करें जिसमें आप कंप्लीटली अर्थ के ऊपर री एंट्री को इसमें इंश्योर कर सके ताकि रीयूजेबल प्रोग्राम को आप प्रमोट कर सके, और स्पेस जो ट्रैफिक है उसको मैनेज करने के लिए भी आपको कुछ इनिशिएटिव लेने चाहिए जिसमें इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे आपको हर डोमेन में देखने को मिलती है, ऐसी कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इस डोमेन में भी आनी चाहिए। अब बात करते हैं मवेन मिशन की। इसका पूरा नाम है मार्स एटमॉस्फेयर एंड वोल्टाइल एवोल्यूशन। अब इसमें क्या है, एक्चुअल में एक ऐसी सैटेलाइट है जो कि मार्स के अपर एटमॉस्फेयर और बाकी जो आइनोस्फेयर है उसको ऑब्जर्व करती है। अब इसमें क्या है, डिप एंड डीप इनिशिएटिव है। क्या है, जैसे लेट्स से यूजुअली आपके जो भी आप सैटेलाइट यहां पे भेजते हो उसमें आप यूज करते हो हाई रेजोल्यूशन की कैमरास, बट इसमें इमेजिंग की जा रही है अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोग्राफ के थ्रू। तो इससे आपको यह पता लगता है कि एक्चुअल में जो एक समय पे एक वेट प्लैनेट हुआ करता था मार्स, ये ड्राई कैसे हुआ, इसके बारे में हम जानना चाहते हैं। तो इसमें हमारा मेजर मकसद है कि एटमॉस्फेयर लॉस को स्टडी करें, जिसके लिए 6 आपके साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट को डाला गया। डिप एंड डाइव कैंपेन है इसमें। अब इसमें क्या होता है कि भाई लेट्स से आपका जो मवेन है वो नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा, ताकि आप वेरियस हाइट के ऊपर यहाँ पे ऑब्जर्व कर सके। आपके जो नासा के वहां पर एसेट्स है, जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स से
प्रिजर्वेंस है, क्यूरियोसिटी है, इनसे ये कम्युनिकेट करता है। तो ये भी आपकी एक चीज इसमें रहती है। और ये पहला ऐसा मिशन था जिसने मेटल आयंस को यहां पे मार्स के ऊपर डिस्कवर किया था। तो अब ये कहा जा रहा है कि भैया नासा इससे कम्युनिकेशन खो चुका है एंड ये नासा के लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी। अभी फिलहाल के लिए नासा के पास और भी बहुत सारे यहाँ पे स्पेस प्रोग्राम हैं जिसको आप याद रख सकते हैं, जैसे ओल्ड एसेट्स हैं आपके मार्स ओडिसी और MRO। अभी इनके साथ काम चल सकता है, बट फिर भी आने वाले समय में आपको देखने को मिल सकता है नासा और भी इनिशिएटिव ले। वैसे इंडिया और नासा के बीच में जैसे निसार मिशन को लेके आपस में अंडरस्टैंडिंग थी, जहां पर L और S बैंड के हमने सिंथेटिक अपर्चर रडार्स को लॉन्च किया था। ह्यूमन स्पेस प्रोग्राम में भी नासा इसरो की हेल्प कर रहा है। एंड वैसे भी अगर आप देखें तो आर्टेमिस अकॉर्ड जो कि यूएस का एक इंटरनेशनल इनिशिएटिव है जहां पे लूनर एक्सप्लोरेशन के ऊपर इनका फोकस है, वहां पर भी इंडिया इनके साथ हैंड इन हैंड काम कर रहा है। अब बात करते हैं लास्ट आर्टिकल की, दैट इज अबाउट इंडिया एंड न्यूजीलैंड। एक अच्छी खबर यह है कि यूएस ने जब से हमसे टैरिफ इंपोज किया है, ये तीसरा बड़ा इनिशिएटिव है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का टुवर्ड्स फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। सबसे पहले यूके के साथ हमने ऐसा एक एग्रीमेंट साइन किया था, ऑल्दो वो यूएस के टैरिफ इंपोज करने से पहले की थोड़ी बात थी। फिर उसके बाद आप ये देखते हैं कि हमने ओमान के साथ अभी रिसेंटली ही कंक्लूड किया अपना फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, और अब न्यूजीलैंड के साथ भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को हमने कंक्लूड किया। तो यहां पे आप ये मान के चलो कि इंडिया के लिए एक अच्छी खबर ये है कि $20 बिलियन की अगले 15 सालों में इन्वेस्टमेंट आएगी इंडिया के अंदर। प्लस यहां पे इन्होंने ये भी कहा है कि भाई टेक्सटाइल, लेदर, जेम्स, ज्वेलरी और इंजीनियरिंग गुड्स के लिए हम आपको 0% ड्यूटी पे एक्सेस प्रोवाइड करेंगे। 100% आपको यहाँ पे इंडियन जो एक्सपोर्ट्स होंगे उनको अलाउ किया जाएगा। इसके अलावा 118 से ज्यादा आपके सर्विस सेक्टर को यहाँ पे ओपन कर दिया गया। साथ के साथ जो स्टेम है इसमें अगर कोई जाता है तो पोस्ट स्टडी 3 साल का वीजा मिलेगा, पीएचडी के लिए कोई जाता है तो 4 साल का वीजा मिलेगा। 5000 भारतीयों को टेम्परेरी एम्प्लॉयमेंट वीजा भी यहां पे मिलेगा। एग्रीकल्चर में जैसे इन्होंने कहा कि भैया एप्पल, कीवी, हनी, इनके लिए हम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एक दूसरे के साथ बेस्ट प्रैक्टिसेस को शेयर करने के लिए खोलेंगे। अब इसमें एक प्रॉब्लम ये आ रही है कि भाई इंटरनली न्यूजीलैंड के कुछ लोग हैं इसको अपोज कर रहे हैं, खासकर जो न्यूजीलैंड फर्स्ट पार्टी है वो इसको अपोज कर रही है कि भाई डेयरी सेक्टर को इसमें इंक्लूड नहीं किया गया, क्योंकि इंडिया ने कहा कि ये सेंसिटिव सेक्टर है, आने वाले समय में हम इसे ओपन कर देंगे, बट डेयरी, कॉफी, मिल्क, शुगर, स्पाइसेस, अनियन, इस सेक्टर को ओपन नहीं किया गया। तो कहते हैं हमारा 30% एक्सपोर्ट तो डेयरी सेक्टर से आता है, तो आपने उसे ओपन क्यों नहीं किया? तो लोकल रेजिस्टेंस आपको देखने को मिल रही है। ट्रेड इम्बैलेंस का पोटेंशियल है, बिकॉज करंटली ये इंडिया के फेवर में ज्यादा है, एंड इस वजह से कुछ लोग आप ये कह सकते हो कि इसको न्यूजीलैंड के लिए एक घाटे का सौदा बता रहे हैं। वैसे इंडिया की जो इंडो पैसिफिक की स्ट्रैटेजी है, जहां पे साउथ पैसिफिक सप्लाई चेन के आर्किटेक्ट में हम एक इंपॉर्टेंट रोल अदा कर सकते हैं, क्वाड प्लस इकोनॉमिक एंगेजमेंट के ऊपर जो हमारा फोकस है वहां पर उससे ये अलाइन करता है। चाइना फैक्टर डायरेक्टली नहीं बट थोड़ा हमारे लिए प्रॉब्लम कर सकता है, बिकॉज चाइना का आप RCEP के साथ देखें तो एक इनिशिएटिव है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का, और वहां पर आप अगर देखें तो अब इंडिया ने अगर न्यूजीलैंड से इनिशिएटिव, यानी इंडिया ने न्यूजीलैंड के साथ अगर यहां पे ट्रेड डील साइन किया, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, तो यहां पे एक प्रॉब्लम ये हो सकती है कि चाइना का गुड रीरूट होके इंडिया आ सकता है, तो वो एक प्रॉब्लम यहां पे रहेगी। लास्ट में ये कहा जाता है कि भैया देखो सप्लाई चेन के साथ अपने आप को इंटीग्रेट करना है तो टैरिफ आपको काटने पड़ेंगे ही पड़ेंगे। अब इंडिया का 3 लाख के करीब यहाँ पे अच्छा खासा डायस्पोरा आपको देखने को मिलता है, तो वो अच्छी बात है कि वो कहीं ना कहीं इंडिया के लिए एक लेवरेज है। एंड रेगुलेटरी अलाइनमेंट की बात करें तो कहीं ना कहीं इससे जो कॉपरेशन आपको इंप्रूव करना पड़ेगा, सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी जो स्टैंडर्ड्स होते हैं उनको मीट करने के लिए। यूके, EU, ओमान, कहीं ना कहीं इंडिया अब वाकई में सही ट्रैक पे चल रहा है, जहां पे इंडिया के ट्रेड के अगर हम बात करें, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स की हम बात करें, दैट कैन बी फ्रूटफुल फॉर अ लॉन्गर रन, जहां पे इन्वेस्टमेंट की भी बात है, बट कहीं ना कहीं बाकी एग्रीमेंट्स में सर्विस सेक्टर थोड़ा निगलेक्टेड देखने को मिलता है। अभी EU के साथ हमारी डिस्कशन चल रही है, माइट बी अ पॉसिबिलिटी नेक्स्ट 6 मंथ में आपको EU के साथ भी एक बड़ा ब्रेक थ्रू देखने को मिल सकता है। तो दीज आर द थिंग्स जो आपको यहाँ पे याद रखनी है। आज की डिस्कशन में इतना ही, धन्यवाद।